तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक किस देश में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, इजिप्ट, पोलैंड, अफगानिस्तान या फिर साउथ अफ्रीका। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित, तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी अपडेट्स आपको उस चैनल पर मिल जाते हैं। When is the micro, small and medium sized enterprises day celebrated? सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने और सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 27। आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 27 जून को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे यानी कि MSME डे जो है डिक्लेयर किया हुआ है कि 27 जून को ये मनाया जाता है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अचीव करने में जो MSMEs का कंट्रीब्यूशन है ये काफ़ी ट्रेमेंडस है। आपको जानना चाहिए, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, खास करके गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और गोल नंबर 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनको इम्प्लीमेंट करने में MSMEs सेक्टर का जो रोल है वो काफ़ी अहम है। इस साल हम जो फोकस कर रहे हैं MSMEs डे पर, उसका जो आप थीम कह सकते हैं या फिर फोकस पॉइंट कह सकते हैं, ये है गैल्वनाइजिंग MSMEs वर्ल्ड वाइड बाय सपोर्टिंग वीमेन एंड यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। बाकी आप जानते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भारत में नारायण राणे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको ये जानना चाहिए कि भारत की GDP में MSME सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 30% का है, मैन्युफैक्चरिंग में 45% का, एक्सपोर्ट्स में 40% का, और लगभग 113 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है MSME सेक्टर। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हें आप याद रखा करें, इंडिया के GDP में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, खास करके MSME का पूछ लिया जाता है। Which insurer launched the धन वृद्धि प्लान that offers a combination of protection and savings? किस बीमाकर्ता ने धन वृद्धि योजना शुरू की जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक धन वृद्धि प्लान लॉन्च किया है जो कि प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स का कॉम्बिनेशन है। आपको बता दें, SBI LIC की तरफ से कहा गया है कि एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि 23 जून से सितंबर एंड 2023 तक अवेलेबल रहने वाला है। बाकी बात करते हैं LIC की, तो चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर देखें तो IP मिनी, M जगन्नाथ हाल ही में अपॉइंट हुए मैनेजिंग डायरेक्टर, और तबलेश पांडे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड उन्नति, सम्मान एंड समृद्धि स्कीम्स टारगेटेड एट वीमेन, पेंशनर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? किस बैंक ने महिलाओं, पेंशन भोगियों और सहकारी समितियों को ध्यान में रखकर उन्नति, सम्मान और समृद्धि योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 4 तरह की स्कीम्स हाल ही में लॉन्च की हैं, जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, पेंशनर्स और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित हैं। देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है। पहली है यूनियन उन्नति। तो ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खासकर जो है डिज़ाइन की गई है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स, इनको फ्री कैंसर केयर कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, कंसेशन इन लोन इंटरेस्ट रेट्स, रिटेल लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड मिनिमम सर्विस चार्जेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। दूसरी स्कीम है यूनियन समृद्धि। तो ये भी महिलाओं के लिए है। इसमें इनको सेफ एंड कन्वीनियंट सेविंग्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद यूनियन सम्मान है, ये पेंशनर्स के लिए है। और अगली है यूनियन SBCHS। ठीक है, तो ये जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए स्कीम लाई गई है, जिसमें कि इनको कंसेशन दिया जाता है जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, सोलर लाइट्स खरीदने के लिए, एलिवेटर्स के लिए और भी जो मशीनरी है उसके लिए। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वन व्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल ऐप? किस बैंक ने अपने मोबाइल ऐप पर वन व्यू सुविधा लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन पर, और ये फीचर है वन व्यू। तो ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है भारत में जिसने इस तरह का एक न्यू एज बैंकिंग फीचर लॉन्च किया है। तो अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में है, उनको आप केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इस वन व्यू फीचर के तहत। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? स्वयं सहायता समूह के विकास का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक MOU साइन किया है तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, ताकि जो राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो इस MOU के तहत जो तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये हेल्प करेगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको क्रेडिट दिलाने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से। बात करते हैं इस बैंक की, तो MD and CEO अजय श्रीवास्तव अजय हैं और हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन गुड पीपल टू ग्रो विथ। Who has been appointed as the managing director and head of institutional banking for DBS Bank India? DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और संस्थागत बैंकिंग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है रजत वर्मा। DBS बैंक इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है कि हम रजत वर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फॉर इंडिया अपॉइंट करते हैं। इससे पहले इस पोजीशन पर नीरज मित्तल थे, जिन्हें कि अब DBS बैंक ऑस्ट्रेलिया का कंट्री हेड बना दिया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि भारत में जो DBS बैंक इंडिया है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं सुरजीत सोम। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर 16 स्टेट्स इन इंडिया? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत के 16 राज्यों के लिए कितने पूंजी निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 56,415 करोड़ रुपीस। तो ये 16 राज्य आप देख सकते हैं और किसको कितना अमाउंट अलॉट हुआ है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने 16 राज्यों के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है। और ये कितनी कैपिटल रहेगी? 56,415 करोड़ रुपए की। तो इतना पैसा जो है 16 स्टेट्स में बांट दिया जाएगा। और इस स्कीम का नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। आपको बता दें जो स्कीम है ना, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24, इसको यूनियन नंबर 2023-24 में ही अनाउंस किया गया था। तो इसके तहत जो राज्य हैं वो अपनी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ा सके, ठीक है, इसके लिए उनको मदद की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। तो ये जो अमाउंट दी जा रही है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है, सेंटर की ओर से राज्य को दिया जा रहा है। और मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में। सबसे ज़्यादा अभी बिहार को मिला है 9,640 करोड़ रुपये। Which Indian women's double pair emerged victorious at the WTT contender tournament in
ट्यूनीशिया की राजधानी है ये। WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में कौन सी भारतीय महिला युगल जोड़ी विजयी हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सुतीर्था मुखर्जी एंड आयिका मुखर्जी। देखिए कि ये क्वेश्चन हो गया, और एक हमने वो क्वेश्चन देखा था चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी वाला, है ना, उन दोनों के पेयर ने भी जीता, और एक ही है। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों ही स्पोर्ट्स के मामले में, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना, एक ऐसा छोटा सा एक स्टिकर टाइप बना देंगे जो क्वेश्चन मुझको ऐसा लगेगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब एग्ज़ाम आने के टाइम पर वो तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, उसको ना साइड में लिख दिया करेंगे, एक वो टैग बना दिया करेंगे उस क्वेश्चन के आगे जो लगेगा ना। एक दो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि इस तरह का भी कुछ हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ ये तो हमें पढ़ना ही है। पढ़ने तो सारे करंट अफेयर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हों जिन्हें हम एक अलग से नोट कर लें, और जब हमारा एग्ज़ाम हो तो वो हम ज़रूर याद रखें, ऐसा ना हो एग्ज़ाम में जाकर उन्हें भूल जाएं। देखिए, इंडियन वीमेंस डबल्स पेयर सुतीर्था मुखर्जी और आयिका मुखर्जी, इन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट जीत लिया है ट्यूनिस में, ये ट्यूनीशिया की कैपिटल है, और इन्होंने जापानीज़ पेयर मियू किहारा और मीवा हरिमोतो को हराया है फाइनल में। साथ ही ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कंटेंडर टाइटल जीता इस साल। हु वॉन 2023 बर्मिंघम ओपन विमेन सिंगल्स टाइटल? 2023 बर्मिंघम ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जेलेना ओस्टापेंको। देखिए 2023 बर्मिंघम ओपन ये विमेन टेनिस टूर्नामेंट है, ये याद रखिएगा। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुआ है ये 19 से 25 जून के बीच में, और इसका ये 41वां एडिशन है। विनर्स देख लेते हैं। देखिए सिंगल्स की बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन भी है, तो लातविया की प्लेयर है ये जेलेना ओस्टापेंको, इन्होंने जीता है। चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेसिकोवा को इन्होंने हराया है। वहीं डबल्स से बात करें, डबल्स भी जो है महिलाओं का डबल्स रहा इसमें, ठीक है, जेंट्स का नहीं है ये। तो इसमें यूक्रेन की जोड़ी मार्टा कोस्त्युक और चेक रिपब्लिक की बारबोरा, ठीक है, इन दोनों की जोड़ी ने जो है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्लेयर हैं इनको हरा दिया है। With which state did NHPC sign an MOU for developing 2 gigawatt pumped storage projects and 1 gigawatt solar energy projects? NHPC ने किस राज्य के साथ 2 गीगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाओं और 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। देखिए NHPC लिमिटेड जो कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इसने एक MOU साइन किया है ग्रिडको उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ, जिसके तहत ये राज्य में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड ड्यूरेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करेगा। तो यहाँ पर जो है सेल्फ आइडेंटिफाइड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट ऑफ एटलीस्ट 2000 मेगावाट एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑफ एटलीस्ट 1000 मेगावाट को सेटअप किया जाएगा उड़ीसा राज्य में NHPC के द्वारा। According to the report on Currency and Finance 2022-23 released by the RBI, what measure does India need to implement to speed up and drive green finance in the country and meet climate goals? RBI द्वारा जारी मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में हरित वित्त को गति देने और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को किस उपाय को लागू करने की आवश्यकता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंट्रोड्यूस अ कार्बन टैक्स। देखिए जिस तरह से इमर्जिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं, जिस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसी हिसाब से कंट्रीज़ को भी आगे रहने की ज़रूरत है यदि हमें अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कंट्रोल करना है। तो इसी को लेकर है कि भारत को जो है एक ब्रॉड बेस्ड कार्बन प्राइसिंग सिस्टम अपनाने की ज़रूरत है और कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करना जो है ज़रूरी है भारत के लिए। तो ऐसा कहा गया है, RBI की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 में, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट का थीम रहा टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। हालांकि ये RBI का व्यू नहीं है, ये RBI ने जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है, ठीक है, उनके द्वारा जो बात कही गई है वो इस रिपोर्ट में बताई है RBI ने। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन दी गई है। अगर हम देखें, इट ऑल्सो रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग एन एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम लिंक्ड टू ग्रीन टैक्सोनॉमी कवरिंग ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच कैन पार्टली बैलेंस सब्सिडी एंड टैक्स। यानी कि जो
कम पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, लेस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको सब्सिडी के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं, उनको सब्सिडी दें ताकि वो और अच्छा करें। और जो हाई या मोर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर हम कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हरद्वार दुबे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट। हरद्वार दुबे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, हरद्वार दुबे ये बीजेपी राज्यसभा MP रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इनका हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें, कल्याण सिंह की मिनिस्ट्री में भी ये मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रहे हैं आगरा कैंट से। ठीक है, और एक और न्यूज़ देख लेते हैं। ये दूसरी न्यूज़ है, वो बिशरी से ही संबंधित। फॉर्मर उर्दू न्यूज़ रीडर ऑफ आकाशवाणी कौशर रिजवी, इनका भी हाल ही में दुबई में निधन हो गया है 79 की एज में। तो न्यू दिल्ली में जो न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑफ आकाशवाणी है, यहाँ पर उर्दू यूनिट में इन्होंने कार्य किया लगभग 30 साल। रिसर्चर्स एट विच IIT हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन थ्रू क्लाउड सीडिंग। किस IIT के शोधकर्ताओं ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT कानपुर। आपको जानना चाहिए, IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल रेन का एक टेस्ट कंडक्ट किया है क्लाउड सीडिंग के थ्रू। तो इसमें सेसना एयरक्राफ्ट ने अपनी फ़्लाइट भरी IIT कानपुर की एयर स्ट्रिप से और 5000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाकर जो है इसने इस तरह का सिस्टम सेटअप किया वहाँ पर क्लाउड सीडिंग की, जिससे आर्टिफिशियल रेन संभव हो पाई। तो देखिए, यूजिंग क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी द एयरक्राफ्ट रिलीज्ड केमिकल पाउडर इनटू द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में केमिकल पाउडर को रिलीज़ किया गया इस एयरक्राफ्ट के द्वारा, जिससे कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो फॉर्म हुई और थोड़ी ही देर बाद रेनफॉल जो है वहाँ पर सराउंडिंग एरियाज़ में जो है हुई है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है चाइना के पास काफ़ी अच्छी है, लेकिन चाइना भारत को देते हुए जो है शर्माता है, शर्माना ही कहेंगे, है ना, हिचकता है देने से। तो IIT कानपुर ने जो है कई सालों से ये ठानी हुई थी कि हम इसको करके दिखाएंगे और फाइनली इसने करके भी दिखाया। IIT से संबंधित एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्चर्स हैव डिवाइज्ड अ मैथमेटिकल मॉडल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू प्रिडिक्ट फार्मर्स डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज़ यूजिंग अ डिसीजन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्ट थ्योरी। तो फार्मर्स को जो कमोडिटीज़ डिलीवर की जाती हैं उससे संबंधित एक यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल IIT मद्रास ने डेवलप किया है। According to the United Nations High Commissioner for Refugees, how many refugees were there globally by the end of 2022? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार 2022 के अंत तक विश्व स्तर पर कितने शरणार्थी थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 35.3 मिलियन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR इसने कहा है कि 2022 के अंत तक ग्लोबली 35.3 मिलियन रेफ्यूजीज़ जो है थे, मतलब पूरे वर्ल्ड में। रेफ्यूजीज़ मतलब जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा हो, कहीं युद्ध चल रहा है या फिर कोई संकट चल रहा है उसके कारण एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की सोच रहे हों। तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, इस साल 2022 में अगर हम 2021 से कंपेयर करें तो 8 मिलियन रेफ्यूजीज़ बढ़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अराउंड 52% ऑफ ऑल रेफ्यूजीज़ केम फ्रॉम जस्ट 3 कंट्रीज़, सीरिया, यूक्रेन एंड अफ़गानिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है 3 कंट्री से ही आए होंगे। बाकी बात करें अगर हम इस एजेंसी की UNHCR, तो इसका मिशन है कि ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। 47 मेंबर्स हैं, 3 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। हेडक्वार्टर्स इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है और इस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल वाकलेव बालेक। According to S&P Global Ratings, what is the forecasted GDP growth rate for India for the fiscal year 2023-2024? S&P Global Ratings के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 6%। देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल ईयर 24 के लिए यानी कि 2023-24 के लिए ये 6% पर रखी है और कहा है कि एशिया पैसिफिक नेशंस में भारत की जो GDP है फास्टेस्ट रहने वाली है। और इन्फ्लेशन के बारे में S&P ने कहा है कि 5% तक जो है हो जाएगी इस फिजिकल में, 6.7% से कम होकर 5% हो जाएगी, यानी कि काफ़ी थोड़ी राहत मिलने वाली है। अच्छा, हाल ही हमने देखा था कि फिच रेटिंग्स ने भी जो करंट फिजिकल ईयर है हमारा, इसके लिए इंडिया की GDP फोरकास्ट 6.3% की है, 6% से बढ़ाकर। विच इंडियन IT सर्विसेज प्रोवाइडर हैज साइंड अ
$454 मिलियन डील विद डेनमार्क डांस्के बैंक। किस भारतीय आईटी सेवा प्रदाता ने डेनमार्क के डांस्के बैंक के साथ $454 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी इन्फोसिस है। देखिए इन्फोसिस जो कि इंडिया की नंबर 2 आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, इसने डेनमार्क के डांस्के बैंक के साथ $454 मिलियन की डील साइन की है। इसके तहत इन्फोसिस जो ये डांस्के बैंक है, इसका जो आईटी सेंटर है इंडिया में, इसको एक्वायर करेगा और ये डील 5 साल की है। इन्फोसिस के बारे में आप जानते हैं, सीईओ सलिल पारेख हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंडिया हैव won the 2023 ACC Women's T20 Emerging Teams Asia Cup after defeating which team? भारत ने किस टीम को हराकर 2023 ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश ए। देखिए 2023 ACC Women's T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप ये पहली बार आयोजित किया गया हांगकांग में, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला एडिशन रहा है इसका। क्या नाम है इसका? 2023 ACC वीमेंस T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप। तो इसमें 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर, और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर्स कोलंबो श्रीलंका है, इसके द्वारा। प्रेसिडेंट इसके जे शाह हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अच्छा, इसमें इंडिया ए ने बांग्लादेश ए को 31 रन से हरा दिया फाइनल में और ये कप अपने नाम कर लिया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। हु इज द कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? आइगर स्टीमैक, क्रोएशिया के हैं। हु इज करंटली सर्विंग एज द लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भूपेंद्र यादव। विच फॉर्मर इंडियन बैटर इज द इंटरिम हेड ऑफ मेंस नेशनल सिलेक्शन पैनल? शिव सुंदर दास। विच कंट्री इज होस्टिंग द यूएन's COP28 climate summit due in November this year? UAE. India's new jet engine deal with the US will see 80% technology transfer by which company? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंसर इज GE एरोस्पेस। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। लेबर 20 समिट कंक्लूडेड इन विच सिटी? ला पुल्गा इज द नेम गिवन टू विच आइकॉनिक फुटबॉलर who has been appointed as the chairperson of the Delhi Electricity Regulatory Commission? Lloyds Banking Group, one of the UK's largest financial services providers, would set up a technology center in which Indian city? Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways and Tourism Sripad Naik inaugurated the Seafarers Club at which port? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। और जो भी एस्पिरेंट्स डेली आंसर करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए लगातार कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, 12-13 एस्पिरेंट जो लगातार कई महीनों से, कुछ लोग तो 2-3 सालों से जो है डेली आंसर कर रहे हैं, है ना। तो आप ऐसे ही बने रहिए रेगुलर, आप जल्दी आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।